सलाम। सर हरा गिला होगा तो टिंकू कट गया। अच्छा ये भूषण होगा, अच्छा देखिए से नहीं कट गया। भूषण होगा फूल देख के कितना काम किया, खुशबू दिया। नालंदा जिला के बिहार शरीफ अनुमंडल में सोहसराय बाजार के निकट बउरबन्ना मोहल्ले में सविता विहारी आवास पर शंखनाद के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत सिंह जी की अध्यक्षता में आज स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी की 106वीं जयंती समारोह मनाया जा रहा है। भोला पासवान शास्त्री जाति से अनुसूचित जाति से आते थे और देश की आजादी में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान इनका रहा। भोला पासवान शास्त्री जी अपने कार्यकाल में 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद उन्होंने अपने घर के लिए एक ईंट तक नहीं लगाया। इतने महान कर्मयोगी स्वतंत्रता सेनानी देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, लेकिन उनका अपना वारिस नहीं रहने के कारण उनको जो 1.5 डिसमिल जमीन पैतृक संपत्ति था उसे भी वो सरकार के यहाँ दान कर दिया, समुदाय भवन बना दिया अपने घर में। और वो जब तक जिए सभी वर्गों के लिए जिए, किसी खास जाति समुदाय के लिए वो काम नहीं करते थे। भोला पासवान शास्त्री जी ने बहुत सा कार्य किया अपने जमाने में। वो जब मुख्यमंत्री के पद से हटते थे तो रिक्शा से आते जाते थे और हमेशा जनता के बीच रहते थे। बोरा पर, दरी पर, कंबल पर बिछा कर के जन समूह में बैठ कर के उसके किए उनके जो सुख दुख होता था उसमें वो भाग लेते थे। वाकई आज के युवा पीढ़ी को और देश में जो नेता है, नेतृत्व करता है, उनको इनके जीवनी से सीख लेने की आवश्यकता है। इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद अपने लिए नहीं जिए, दूसरे के लिए जिए। तो आज हम लोग इस सविता विहारी सभागार में नालंदा जिला के सभी साहित्यिक मंडली की ओर से आज भोला पासवान शास्त्री जी को जो याद किया जा रहा है, हम लोगों को इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि कोई भी महापुरुष
अपने जाति समुदाय के नहीं होते हैं, वो सार्वभौम होते हैं, सबों के लिए होते हैं और सबके लिए वो जीते हैं, सबके लिए वो कार्य करते हैं। तो ऐसे महान पुरुष को हम लोगों को याद करना चाहिए और उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको हम लोग बताएंगे और बता भी रहे हैं। शंखनाद का यही एकमात्र उद्देश्य है, हमारे भारत ही नहीं विश्व के कोई भी महापुरुष हैं और समाज हित में, देश हित में, साहित्य हित में काम किए हैं तो शंखनाद उसको याद करता है और अध्यक्ष जी के अनुमति से ये सारे कार्य निरंतर वर्षों से चलता आ रहा है। आज हम लोग 3 मूर्ति जो हमारे थे, हमारे शंखनाद के कर्ता धर्ता, नालंदा जिला के तत्कालीन जिला भूअर्जन पदाधिकारी सुबोध बाबू, एडीएम सुरेंद्र प्रसाद और तत्कालीन सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी श्री लाल बाबू सिंह जी ने जो दीपक जलाया है नालंदा जिला में साहित्यिक मंडली के सौजन्य से, हम लोग उस दीपक को सिर्फ तेल दे दे करके उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसके रोशनी को हम लोगों के बीच ले जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग भोला पासवान शास्त्री जी को याद कर रहे हैं। जब भी उस समय सरकार में या राजनीतिज्ञों के बीच कोई समस्या आता था तो भोला पासवान शास्त्री जी बहुत विद्वान शास्त्री थे। अब मैं अपनी वाणी को खत्म करते हुए ये मंच, ये कार्यक्रम की रूपरेखा का जो निर्धारित है वो हम साहित्यिक मंडली शंखनाद के अध्यक्ष डॉक्टर साहित्यकार इतिहासकार लक्ष्मीकांत सिंह जी को मैं सौंपता हूं आगे की कार्यवाही के लिए और उनके निर्देश पर, उनके निर्देशानुसार कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं और लक्ष्मीकांत सिंह जी को मैं सौंपता हूं आगे की कार्रवाई के लिए। धन्यवाद। आप संचालन कीजिए और हमारे साहित्यकार को आमंत्रित कीजिए। शुक्रिया सर। सबसे पहले भोला पासवान जी को नमन करते हुए, क्योंकि उन्होंने अब छोटे कर समाज के लिए जितना कुछ दिया है और एक मंत्री के रहते हुए ईमानदार व्यक्ति बनना ये आसान काम नहीं है। ठीक है सर। आज के दौर में नहीं, पहले के दौर में भी, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति बनना राजनीतिक के क्षेत्र में इतना आसान नहीं होता है। कहीं ना कहीं मन भटक जाता है, कहीं ना कहीं दिल इधर से इधर होता रहता है मन। तो मैं उनको नमन करता हूं। उन्होंने पूरे समाज को बदलने का एक अच्छा जरिया रखा और शास्त्रीय जो पढ़ाई होता है, शास्त्रीय में जो काफी इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से हासिल किए हुए थे और बीएचयू में शायद इन्होंने हासिल किया था, जिस कदर मुझे मालूम है। और देश के लिए कार्य अपने काम के लिए हमेशा ये रखना। तो आइए अगले की ओर मैं बढ़ता हूं। हमारे बीच बहुत सारे साहित्यकार हैं और शंखनाद के सभी सदस्यगण भी हैं। हम सबसे पहले हम अपने आदरणीय उस्ताद जनाब बेनाम ज्ञानी साहब जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए,
एक शेर के माध्यम उन्हीं का है। और आज भोला पासवान सर जी का भी जन्मदिन है। मुझे याद आ रहा है, सर का ही लिखा हुआ है कि दनदनाती गोलियां हैं और कारवां खामोश है, कि दनदनाती गोलियां हैं और कारवां खामोश है, मैं हुआ खामोश तो पूरा जहां खामोश है। आइए ज्ञानी साहब जी को मैं आमंत्रित करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। फोटो ले ले। आदरणीय अध्यक्ष महोदय शंखनाथ, आज बड़े हर्ष की बात है कि ऐसे व्यक्तित्व पर रोशनी डालने का मौका मिला जो दुनिया में बहुत कम मिलती है। भोला पासवान सबसे पहले एक दलित थे, दलित परिवार में जन्मे। उस दौर में दलित होना ही अपराध था। ये 1914 की बात है, जब भोला पासवान दलित बने, दलित घर में पैदा हुए। इत्तेफाक की बात ये कि उस समय जो ऊंच नीच का भेदभाव था वो तो अपनी जगह था। उस समय ब्राह्मणवाद पूरे शबाब पर था हिंदुस्तान में। और इत्तेफाक की बात यह है कि वही समय है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। एक तरफ समाजी उथल पुथल जाति प्रथावाद था और दूसरी तरफ साम्राज्यवाद सामने था, साम्राज्य की स्थापना। इसलिए हमारा समाज जो है बिल्कुल बिखरा बिखरा हुआ था, एक अजब उथल पुथल थी। ऐसे दौर में, और एक दो दिन नहीं, ये सिलसिला कमोबेश 3 साल चला। ऐसे दौर में एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला दरभंगा महाराज के दरबार में मामूली सा सिपाही काम करने वाला का औलाद पैदा होता है, धूसर पासवान। और 3 साल के अंदर वो जिस माहौल में रहा, यहाँ गौर करने की बात है माहौल को, कि एक बच्चा जिस माहौल में जन्म लेता है उस पर उस माहौल का असर होता है। उस समय तो उस बच्चे को टूट जाना चाहिए था। एक तरफ रोटियों का सवाल था, दूसरी तरफ ब्राह्मणवाद था और तीसरी तरफ वैश्विक यथार्थ। ऐसे में अच्छों का होश हो, लेकिन उस बच्चे में तालीम हासिल करने का हौसला बाकी रहा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत सारे स्कूल में एडमिशन होता है, फिर नाम कट गया। क्योंकि दोनों चीज है, एक मामूली सा सिपाही घर चलाएगा, या उस समय फीस लगती थी, 2 ही आना लगती हो, 1 ही आना लगती हो। तो ऐसे माहौल में परवरिश पा करके भोला पासवान बनना, इसका सपना अच्छे लोग नहीं देख सकते। ये क्या कहें, खुशकिस्मती कहें भोला पासवान जी की, या बदनसीबी कहें भोला पासवान जी की, कि जब ये 1968 में पहली दफा मुख्यमंत्री बने, 68 से 71 तक में ये 3 बार मुख्यमंत्री बने। और उसी दरमियान 71 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग है ना। फिर वही माहौल आ गया। उस समय ब्राह्मणवाद था, इस समय मियाँ हिंदू हो गया। 2 देश का टकराव है, हमारा समाज बिखर रहा है, हमारी इक़्तिसादी हालत जो है बिगड़ रही है। ऐसे हाल में यहाँ का मुख्यमंत्री का पद संभालना एक दलित के लिए और सबके साथ इंसाफ करना बहुत मुश्किल काम था। जबकि भोला पासवान जी ने जो सियासत में कदम रखा, पॉलिटिक्स में कदम रखा, तो वो सबसे ज्यादा प्रेरित सुभाष चंद्र बोस से थे। स्थिति भी वही थी। जुल्म पर जुल्म जब इंसान पर होना शुरू होगा,
जो कल मर रहा है वो भी तलवार लेके खड़ा हो जाएगा। लिहाजा जब वो सियासत में आए तो सबसे ज्यादा प्रेरित सुभाष चंद्र बोस से हुए। लेकिन तजुर्बा इंसान को बदल देता है। जब सर पर बारी आई, सर पर देश का बोझ आया, एक स्टेट है, देश ही ना है, तो नहीं, तो समझा कि नहीं, ये थ्योरी गलत है, तलवार का जवाब तलवार से गलत है। तब उन्होंने गांधीवाद को अपनाया। और गांधीवाद में एक बात है, सुभाष चंद्र बोस को पैसे की जरूरत थी, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, लेकिन आप अगर फौज इकट्ठा कर रहे हैं, बाकायदा एक फौज बना रहे हैं, तो वहां पैसों की जरूरत पड़ेगी। और पैसा इंसान को भटका भी सकता है। लेकिन गांधी की जो फौज थी उसमें कोई पैसे की जरूरत नहीं है ना। गांधी की फौज को बनाने में कोई पैसे की जरूरत नहीं थी। लिहाजा उन्होंने गुर्बत से निकल करके गरीब गांधी के उसूल को अपनाया और सबको एक तरफ लेके चला। नतीजा क्या हुआ? एक दफा टीवी में हमने देखा भोला पासवान की बीवी को, तो टूटी हुई झोपड़ी के सामने एक साड़ी लपेटे हुए दिखाया जा रहा हूँ। वो कह रही हैं कि हम मुख्यमंत्री आवास में रह लिए, भाषा वही है, हम मुख्यमंत्री आवास में रह लिए। कौन बोल रही है? एक चीफ मिनिस्टर की बीवी एक साड़ी में लिपटी हुई बोल रही। यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भोला पासवान ने जीवन में क्या किया। अब इस तरह देखेंगे कि उन्होंने धन तो इकट्ठा नहीं किया, कोई बिल्डिंग नहीं ठोकी और नहीं कोई महल ताजमहल बनाया, हत्ता की बीवी को भी ढंग का कपड़ा नसीब नहीं। यहाँ तो यही प्रश्न होगा। लेकिन उन्होंने बनाया क्या, जरा ये विचार नहीं है कि एक ही व्यक्ति को ब्राह्मणवाद के दौर में 3 दफा मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब आप समझिए कि उनकी शख्सियत, उनका व्यक्तित्व क्या था। कोई तो एक बार बनने से बनते बनते मर जाते हैं, 3 बार एक दलित के पूत को मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया गया। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धता थी, क्योंकि वो पीर सबके पीर थे, तभी न बुलाया गया। उस समय कैसे कैसे महारथी थे, अगर जोड़िएगा, वहां कांग्रेस में बड़े बड़े महारथी थे इसी बिहार में। श्री कृष्ण का समय, उसके बाद आपको जगन्नाथ मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा थे, बड़े बड़े महारथी थे। ऐसे में एक दलित के बेटे को 3 बार मुख्यमंत्री बनाना कोई आसान काम नहीं था। तो वो ऐसा व्यक्तित्व उन्होंने अपना पेश किया, खुद को बनाया। और ये व्यक्तित्व बिना कुर्बानी के नहीं बन सकती है। उन्होंने कुर्बानी दिया, उन्होंने खुद को तल दिया, त्याग दिया, और आपके लिए, हमारे लिए जिंदा रहे, हमारे लिए। बस यहीं पर हम अपनी बात को खत्म करते हैं। आपने बहुत ज्ञान, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बताया भोला पासवान जी के बारे में। सर ने बहुत बहुत धन्यवाद उनका। अब हमारे बीच में वीर जी हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं, जो कि काफी शानदार व्यक्तित्व हैं और काफी लोगों को इकट्ठा करते हैं, मोहब्बत का एक प्रतीक भी देते हैं। आइए मैं वीर जी को आमंत्रित करता हूं कि आकर के आज के इस दिन पे कुछ अपनी बात को रखें। अध्यक्ष महोदय, शंखनाद साहित्यिक मंडली बिहार शरीफ नालंदा के और सचिव श्री राकेश बिहारी जी के आवास पर आज हम लोग ने बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री भोला पासवान जी शास्त्री जी के जन्म दिवस पर उनको याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत ही खुशी की बात है। इसमें शास्त्री जी के जीवनी पर शर्मा जी भी बहुत
प्रकाश डाले, हमारे गिलानी जी। ये भी बहुत अच्छी बात बताए। ये उस टाइम में बहुत ही कम लोग ऐसे शिक्षा ग्रहण करते थे। तो दलित परिवार से जन्म लिए। 1914 में आज के दिन 21 सितंबर के दिन इनका जन्म हुआ था और इनके पिताजी दरभंगा महाराज के एक सिपाही के रूप में काम करते थे। वो ये तो थे तो दलित परिवार में जन्म लिए, लेकिन इनका पढ़ाई लिखाई के प्रति बहुत ज्यादा रुचि था। ये पढ़ने में सबसे आगे रहते थे। इसी कारण है कि वहां उस समय जात पात का ज्यादा बोलबाला था। जैसा कि बताया श्रीमान कि वहां उस समय ब्राह्मणवाद का ऐसा ज्यादा प्रचलन था और ये तो दलित थे और दलितों को इतना ये नहीं करने दिया जाता था, शिक्षा नहीं देने दिया जाता था। फिर भी ये उससे अड़ करके शिक्षा ग्रहण किए। इसी क्रम में या हाई स्कूल तक एक इनके क्या नाम था, उन्होंने इनका एडमिशन कराकर शिक्षा दिलाई। फिर ये बनारस यूनिवर्सिटी में गए, वहां से इन्होंने शास्त्री की डिग्री ली और उसके बाद जब चंपारण में आंदोलन जब के लिए आए थे गांधी जी, उस समय उनके गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए राजनीति में। उन्हीं के देख रेख में आ गए और उन्हीं के आदर्शों पर ये चलने लग गए। धीरे धीरे ये पूरे बिहार में सभी जाति के लोगों को साथ लेकर के चले, सबके लिए काम किए। इनके लिए केवल दलित ही नहीं, हर वर्ग हर समुदाय के लोग को साथ दिए। ये 3 बार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके। बाद में ये 1984 में इनका देहांत हुआ। इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा काम किए जो आज करने लायक है। आज वाणी को विराम देता हूं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छी बात आपने बताई है। साहित्यिक मंडली संघ खनाद के मल्टीमीडिया प्रभारी नवनीत कृष्ण जी, जो इतना देर से लोगों को बुला रहे थे, अब हम लोग उनका विचार सुने, सारगर्भित बात जो बोलेंगे उसका हम लोग लाभ लें। नवनीत कृष्ण जी। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ, किसी शायर का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि भले वो दूर किनारे पे खड़े रहते हैं, जो बड़े हैं वो वाकई में बड़े रहते हैं। भोला पासवान जैसा हम आज के दौर में हम यही चाहेंगे कि ऐसे ऐसे ईमानदार व्यक्ति बनना चाहिए। आप राजनीतिक में रहें, चाहे आप समाज में रहें, चाहे आप लेखक के रूप में रहें, चाहे किसी भी एक व्यक्तित्व के रूप में आप जहां भी रहें, ईमानदारी आप अपना जारी रखें, तब आप एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में आप जाने जाएंगे। मैंने कुछ लिखे थे, कुछ चंद अशार मुझे याद है कि कल तलक जो था आज वो हाल कहाँ, कल तलक जो था आज वो हाल कहाँ, अब बोराना ये ख्याल कहाँ, अब बोराना ये ख्याल कहाँ, जो रकम कर सके नई तारीख, जो रकम कर सके नई तारीख, आज वो साहिबे
कमाल कहाँ, आज वो साहिबे कमाल कहाँ। जो वतन पर निसार हो जाए, जो वतन पर निसार हो जाए, वो भोला पासवान लाल कहाँ। कल तलक जो था आज वो हाल कहाँ। और आज के सियासत के दौर में जो चोर उचक्के बन रहे हैं उनके प्रति एक शेर है कि जो सियासत यहाँ पे करते हैं, जो सियासत यहाँ पे करते हैं, देशद्रोही हैं देश पाल कहाँ। देशद्रोही हैं देश पाल कहाँ। कल तलक जो था आज वो हाल कहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शंखनाद के अध्यक्ष जो एक साहित्यकार के रहते रहते और उन्होंने बहुत बड़े इतिहासकार भी हैं और उनके मार्गदर्शन पे हम लोग चलते हैं, हम लोग सीख रहे हैं। और मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए आज के इस भोला पासवान जी के जन्मदिन के अवसर पर वो अपनी बात को रखें और हम लोग उनको सुन करके सीखें, समझें और आगे की ओर बढ़ें। धन्यवाद। आदरणीय शंखनाद के उपाध्यक्ष माननीय साहित्यकार निनाम गिरानी जी, शंखनाद के सचिव राकेश बिहारी शर्मा जी, हमारे बीच समाज सेवी भूषण जी, हमारे यहाँ उपस्थित हमारे सरदार वीर सिंह जी और हमारे शंखनाद के उद्घोषक नवनीत कृष्ण, आज मैं आप सबका यहाँ अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और समझने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। उस शख्सियत का नाम है भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री एक आम इंसान का नाम है। आम, खास नहीं, आम, लेकिन खास इस माने में कि वो बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन वो आम ही रहे, आज भी वो आम ही हैं। वो खास कभी अपने आप को उन्होंने नहीं बनाया। जिस माहौल की बात हम करते हैं, 1914 में उनका जन्म हुआ था। ये 1914 सितंबर उनका जन्मदिन है, जन्म दिवस है। और 1917 में गांधी चंपारण आए थे। तो गांधी के बिहार आने के 3 साल पहले उनका जन्म हुआ था, जिससे दलित परिवार में जन्म हुआ उनका, जिसको आज हम पासवान जाति बोलते हैं। उस समय क्या स्थिति रही होगी कहना मुश्किल है कि उस व्यक्ति ने कैसे शास्त्री की डिग्री ली। शास्त्री इक्विवेलेंट टू माना जाता है कि वो उसमें की डिग्री लेवल की। तो उसमें उन्होंने किस तरह से लिया कहना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उनके पिता दरभंगा महाराज में के राज्य में एक सिपाही थे। सिपाही का अर्थ है, हम लोग जो आज देखते हैं कि बेल्ट बूटाधारी होता है, उस जमाने की बात नहीं है। उस समय सिपाही जो होता था, वो जो सिपाही होते थे कहीं जाकर के मतलब कि वो एक लाठीधारी आदमी होता है और कहीं महाराज को कहीं जाना है तो उसके पीछे पीछे जाते थे। और कहीं कोई संदेश भेजना है तो सिपाही के भेजो, वो सिपाही होते थे। संदेशवाद। उनकी सैलरी क्या होती थी? सैलरी उनकी आज के डेट में सुनिएगा तो
बड़ा अजीबो गरीब लगता है। आज हम लोग सैलरी पैसे में देते हैं, उस जमाने में सैलरी अन्न में मिलता था। अभी हम लोग गए थे यहाँ अमावा स्टेट में, बिहारी जी साथ थे, तो हम लोग ने वहां पर एक 86 वर्षीय व्यक्ति जो वहां के वो सिपाही थे, अमावा स्टेट के हैं, जिंदा हैं। तो उनसे हम लोगों ने पूछा कि भाई आपकी सैलरी क्या है? तो उन्होंने कहा कि 14 मन अनाज साल में मिला आपको। ये 14 मन अनाज साल में उनकी सैलरी है। आप 12 महीने में 14 मन ये सैलरी है, और वो उस जमाने से चला रही है। अभी वो 86 ईयर्स ओल्ड आदमी है, और उस आदमी की खासियत क्या है कि उस आदमी का एक भी बाल नहीं पका। हम लोग देखे, हम पूछे उनसे कि आप केसवा रंगा हो? नहीं, ये सब रंगा है कि वहां पर थे लोग, उनको देखा करो, ये सब रंगा है, हम खाली रंग में। वही जाति रावत जी हैं, भानुक जाति के हैं। अब मैं बताता हूं कि आप उस माहौल को समझिए कि किस माहौल में उनके पिता की स्थिति थी। कि मैं समझता हूं कि 14 मन से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए कि उस अमावा स्टेट के जो मैनेजर हैं पंडित जी, उनको 18 मन मिलता है, 18 मन अनाज मिलता है। आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। ये मैं उस स्टेट की बात करता हूँ, ठीक है। अमावा स्टेट या दरभंगा महाराज, वो भी स्टेट था, है ना। दरभंगा स्टेट, पूर्णिया स्टेट, अमावा स्टेट, आपका बेतिया स्टेट, हथुआ स्टेट, अमनौर स्टेट, ये सारे स्टेट, जैसे टेकारी स्टेट थे। स्टेट में पैसे नहीं दिए जाते थे। उस समय के जो सिपाही होते थे उनके लिए अन्न दिए जाता था। जैसे एक चीज मैं आपको बताऊं, जितनी भी वो कामगार जातियां हैं, जिसको पौनिया बोलते हैं, जिसमें लोहार हुआ, कुम्हार हुआ, नाई है, फिर लोहार है, ये सारे लोगों को जो हम लोग देते थे वो पैसे नहीं देते थे। उनका था बंधा हुआ था कि साल में 2 बार उनको साली दी जाती थी अनाज के रूप में, ठीक है। जैसे खरीफ हुआ और रबी, ये 2 सीजन में उनको दिया जाता था। वो डिपेंड करता था कि उनके पास क्या है, मतलब कि एक था, ऐसा नहीं था कि आपके पास जैसे उनकी अजीबोगरीब थी। जितने आदमी को, जैसे नाई जाति को जो दिया जाता था कि आपके घर में कितना आदमी है जिसका दाढ़ी बनाया जाता है, बाल बनाने का नहीं, जो अंडर एज है उस पर नहीं था। जिसकी दाढ़ी बनती थी उसको काउंट किया जाता था कि भाई आपके घर में 7 आदमी है दाढ़ी बनाने वाला, ठीक है। तो 20 शेर 7 आदमी का, मान एक आदमी का 20 शेर उसका था माप, उसके हिसाब से उसको देना पड़ता था। और जब साल में जब वो कटनी और होता था तो उनको कहा जाता है कटनी हो रही है, आइए आप बोझा बांध के ले जाइए, है ना। जितना बोझा में उनको उठा सकते हैं, जिसे मान लीजिए उनके कैपेसिटी है, अगर वो 40 किलो का बोझा लेके जा सकते हैं। मैं जब पढ़ता था, मैं 62 में क्लास 1 में था। मैंने क्लास 1 में नहीं कही कि हाँ, मतलब उसको ऐसे मैं डीवाडी करता। तो उस समय जो हमारे साथ बच्चे पढ़ते थे उसमें हरिजन लोग भी आते थे, तो उनको अलग बोरा बिछा के बैठना होता था, ठीक है। और पासवान जाति का काम ही था सिपाही गिरी। अब देखिए उसका नाम पासवान इसीलिए कि सिपाही गिरी माने वो, मैंने एक कही कि वो पासवान से पासवान लोगों ने बना दिया। हाँ, पासवान मीन्स रक्षक। हाँ, तो पासवान मतलब कि वो लोग एक कम्युनिटी ही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि आज भी कहीं कहीं पर, अब तो चल रहा है थोड़ा, लेकिन मैं जानता हूँ नॉर्थ बिहार में कि भाई उसके लोग दूर बना करते, वो छुआछूत का था, उसका पानी छुआ हुआ नहीं पिया जाता था। इवन की बहुत सारी जातियों को, हाँ। तो उस माहौल में वो आदमी किस तरह से पढ़ा होगा उसको। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर किसी आदमी को हम अलग जमीन, जैसे हम लोग कुर्सी बैठे हैं, किसी आदमी को वहां जमीन पर बैठा दें
तो वो जब बैठेगा वहां पर तो उसकी मानसिक स्थिति आप मैपिंग कीजिएगा, उसकी मेंटल कितना वो डिप्रेशन में होगा, कितना अपने आप को अछूत मानता। अछूत शब्द जो है ना एक ऐसी लेवल है कि आदमी वहां टूट जाता है, बिखर जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। अब ऐसे माहौल में कोई आदमी दलित वर्ग का पढ़ करके ग्रेजुएट हो जाए, एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग जो पढ़े हैं, जिसे मान लीजिए कि समाज में अलग अलग माने तबका है। पहले हमारे यहाँ जितने भी कामगार जातियां हैं, जिसको सिपाही बनना होता था, सिपाही बनने का मतलब कि स्टेट का वो मतलब कि लठ है, तो उसको पहलवानी सिखाया जाता था, ठीक है ना। जो उस पहलवानी में होता था कि पहलवानी में वो 2 पहलवान लड़ते थे, तो जो विजयी हो गया पहलवान तो उसको देख रहा है अगर वहां का राजा कहिए जमींदार, तो वो कहता था ठीक है इसको भर्ती कर लो। तो उसकी क्या मिलती थी उसको, बस पहलवानी एक राजा के अंडर में। जैसे आज हमको गई नौकरी किसी को मिल गई, आज पुलिस का जो नौकरी मिल जाएगा तो सरकारी अधिकार मतलब सरकारी पद हो गया, उसकी कीमत बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो वो स्थिति थी और उनके पास लेकिन एक चीज था कि जो दरभंगा का माहौल है, उत्तर बिहार में 2 जगह बड़ी फेमस रहा संस्कृत और ब्राह्मणों के वर्चस्व के लिए, एक बनारस और एक दरभंगा, मिथिला। मिथिला के ब्राह्मण संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान हुए और बनारस में संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान हुए, इसलिए बनारस में संस्कृत यूनिवर्सिटी बनी, ठीक है। सबसे पहले अंग्रेजों ने वहां संस्कृत विश्वविद्यालय है ये लोग। तो ये लोग था कि भाई अब है कि संस्कृत जो है एक खास जाति विशेष की भाषा थी। उस भाषा को पढ़ने का दूसरे लोगों को राइट नहीं था, चोरी छुपे आदमी पढ़ता था। खास करके जो जिसे मान लीजिए कि कुछ कम्युनिटी है, जैसे पासवान, उसको तो सिपाही बनना है, राजपूत उसको भी सिपाही बनना है, ठीक है। कुछ जो कामगार खेतिहर जाति हैं उनको वहां प्रश्रय ही नहीं दिया जाता था पढ़ने का। 2 ही जाति को हमारे पास, जो हम लोग जिस माहौल की बात करते हैं उसमें मैक्सिमम लोग थे जो ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण लोग, जिसमें भूमिहार भी आता है। भूमिहार भी अपने को ब्राह्मण ही कहता है, भूमिहार ब्राह्मण कहता है। ऐसे उनका पुराना नाम बाभन है, बाभन में दोनों आ जाते हैं, भूमिहार और ब्राह्मण। अब तो ब्राह्मण समाज ही है। हाँ जी। तो ये लोग एक मतलब कही कि ये हमारे सामाजिक जो बनावट है, उस बनावट में बहुत सारी जातियां तो शिक्षा का मुंह देखती ही नहीं थी। और उस माहौल में अगर कोई व्यक्ति पढ़ गया, हेलो, तो उपलब्धि है, आना है ये। अलग बात है कि किसी जाति को हम किसी के माने जाति के नाम पर किसी ब्रेन का हम नहीं कर सकते कि कमजोर है, माने फलाना जाति का है, निम्न जाति का है तो उसका दिमाग कमजोर होगा। अरे निम्न जाति के ही थे बाबा साहब अम्बेडकर, है ना, वो वर्ल्ड फेमस सिंबल ऑफ नॉलेज है ना। तो इतने बड़े किसी जाति के आधार पर नहीं कर सकते। लेकिन वही बात थी कि ठीक है, इस आदमी में एक ही खेत में कोई धान का पौधा है, वो बड़ा हो जाता है, और उसी खेत में एक धान का पौधा नाटा हो जाता है, उसमें फल भी नहीं लगते हैं, है ना। और उसी खेत में एक ऐसा पौधा होता है जो इतना मोटा होता है कि हम एक बार उसको ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं, दोनों हाथ से ही पकड़ते हैं तभी हम नहीं पकड़ सकते। तो ये प्रकृति की नीति है कि किसी किसी को उतना ज्यादा ऊर्जा दे देता है कि वो कहीं भी रहेगा ना तो खिल के बाहर निकल जाएगा। वही स्थिति थी कि ये आदमी में ऊपर वाले ने विशेष ऊर्जा दिया था और ये आदमी पढ़ गया, और पढ़ने के बाद बिहार का मुख्यमंत्री बना। उस समय जिस 68 की हम बात करते हैं, तो 68 की स्थिति क्या थी? 68 में बिहार में ब्राह्मणवाद ही था, इसलिए बाभनवाद कही, भूमिहार और ब्राह्मणों की ही यहाँ पर चलती थी। और ये मानसिकता थी कि भाई किसी सीधे बोलता है लेकिन छोट जात के आदमी ऊंचा पद पर जाएगा। लेकिन उस माहौल में भी उन्होंने उस मुकाम पर पहुंचा जिसका मतलब इसमें कोई योग्यता रही।
जैसा हमारे सर ने बताया कि उनके घर का, उनकी बीवी का बहुत बार जो है टीवी पर आया है। हेलो। वो आदमी कुछ हमारे राकेश जी ने चाय बनाना। भाई वो बहुत साधारण आदमी थे, उन्होंने कुछ नहीं बनाया। देखिए चाय। एक बात मान के चलिए कि उस वाकई वो आदमी पढ़ा लिखा था, ठीक है। जो आदमी पढ़ा लिखा होता है, ज्ञानी होता है, वो संपूर्ण समाज के लिए जीता है। और समाज का अर्थ सिर्फ जाति नहीं होता है, सिर्फ धर्म नहीं 5 होता को है, बना दो। सिर्फ आदमी नहीं होता है, बल्कि समाज में हमारे सारे लोग आते हैं, जिसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, सारे लोग हमारे समाज के अंदर आते हैं। वो अगर वो नहीं होंगे, अगर पेड़ पौधे पशु पक्षी नहीं होंगे, तो हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो वो सामाजिक व्यक्ति थे, वो समाज के लिए जीते थे। और जो उनकी क्वालिटी है, जो उनकी विशेषता है कि उन्होंने अपने लिए कोई धन इकट्ठा नहीं किया, और वो एक सामान्य जिंदगी, एक आम आदमी, जिसे आम आदमी का मतलब हुआ है कि जरूरी है कि जो पेड़ है, जो हम कहीं बीज छीट देते हैं, तो क्या जरूरी है कि वो बहुत अच्छे खेत में उपजेगा? वो तो उसको में क्षमता है तो पत्थर पर भी उग जाता है। तो पत्थर, पहाड़ों पर भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं। तो वो वैसे व्यक्ति जिसमें ऊर्जा है, वो हर जगह फिट हो जाता है। तो वही आदमी थे कि इस आदमी में इतनी ऊर्जा थी कि हर जगह ये फिट होते थे। लेकिन इनके अंदर वो भावना थी कि हमको समाज के लिए जीना है, और ये सोच भारत के लोगों में नहीं होती है। अगर ऐसी सोच होती तो सर हमारे देश का ये जो अभी काल चल रहा है, ऐसा स्थिति ठाकुर भी अपने लिए कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री रहते हुए उनके नाते रिश्तेदार लोग में, उनके खुद के अपने रिश्तेदार गए उनके यहाँ की कुछ कर दे तू हल नौकरी के लिए, तो पैसा निकाली और कहीं गिल्ला जा कि जे सामान बा अपन कैसी खरीद के अपन काम कर। अच्छा, ये नौकरी का फिर मत रहा, ये हम हमरा से ना हुई है ना, तो पढ़ लिख के तारा में हुई तो कहने मतलब क्या अनपढ़ आदमी जाएगा तो कहेगा हमको चपरासी बना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम ये सब ना कर, एक अच्छा है कि तुम काम कर। तो मतलब कि इन लोगों में ये विशेषता रही कि हमें समाज के लिए जीना है, अपने आप के लिए नहीं जीना है। जात पात ये सब जो चीजें हैं, ये समाज की अच्छी सोच डेवलप नहीं कर सकता है। मतलब कि हम जातिवादी हो जाए, धर्मवादी हो जाए, संप्रदायवादी हो जाए, तो ये हम जो समाज हमको देखेगा तो समाज को अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, इससे समाज को शिक्षा नहीं मिलेगी। अगर समाज का हर व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा तो फिर तो आदमी आदमी को पहचानना बंद कर देगा। तो ऐसी स्थिति में आदमी फिर जिएगा कैसे? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज का मतलब कि समाज को अब बनाना ना पड़ेगा, समाज को बनाना पड़ता है। समाज ऐसे नहीं है, प्रकृति का जो समाज है उसमें सारे लोग हैं, ठीक है, सारे पेड़ पौधे, ये धान भी है तो बगल में शीशम का पेड़ भी खड़ा हुआ। तो इस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उनको हम आज के तारीख में किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं। कहने के लिए उनकी जाति के आदमी है रामविलास पासवान, लेकिन भोला पासवान के पसीने में वो नहीं आते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि भोला पासवान शास्त्री ने जो काम किया वो रामविलास पासवान ने नहीं किया। रामविलास पासवान अपनी जाति से मतलब कि जो शादी की है उसको इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन इस भोला पासवान ने अपनी उसी बीवी को रखा जो अनपढ़ थी, गंवार थी, गंवार मतलब कि ग्रामीण थी, ठीक है। उसको बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको कुछ भी नहीं, अंगूठा छाप थी, लेकिन उसी को रखा, ठीक है। अगर उसकी जगह पर रामविलास पासवान होते तो हमको लगता है कि 2 4 5 शादियां कर लेते। मुख्यमंत्री होने का मतलब ही है, राजा ना है भाई।
तो ये क्वालिटी कहने मतलब कि इसमें हमारे बिहार के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज के लिए, देश के लिए ये सब अनुकरणीय उदाहरण है कि जो आदमी समाज के लिए जिया, अपने लिए नहीं जिया, है ना। एक गाना है ना एक फिल्म का, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ये दिल जमाने के लिए, ठीक है। तो सारी चीजें जो है ये ऐसे ऐसे लोगों में भारी पड़ी है जिसको हमारा समाज याद नहीं करता है। आज भोला पासवान शास्त्री को कोई याद नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसलिए कि भोला पासवान शास्त्री सामाजिक व्यक्ति थे और समाज के लिए जीते थे और निस्वार्थी थे। आज हमारा समाज स्वार्थी हो गया, तो एक दो ध्रुव हो गया ना, एक स्वार्थी एक निस्वार्थी। तो स्वार्थी कभी कहेगा कि हम निस्वार्थी को याद करें, फिर तो संदेश जाएगा कि निस्वार्थी रहना चाहिए, फिर उसके स्वार्थ का कत्ल हो जाएगा। तो कोई अपनी कत्ल क्यों करे? इसलिए आज हम लोग भोला पासवान शास्त्री को इसलिए याद कर रहे हैं कि वो एक आम व्यक्ति थे, वो खास पद पर भी रह करके आम रहे। इसे चंदन की तुलना हम भोला पासवान शास्त्री से कर सकते हैं। चंदन में के पेड़ में सांप लटके रहते हैं, उसके सुगंध से, उसके माधुर्य से, लेकिन चंदन में वो विष का असर नहीं होता है, सांपों का कोई असर नहीं होता और निर्लिप्त रहता है वो विष से। जिससे कमल का जो पौधा होता है, कमल के पत्ते पर आप उसके पत्ते पर एक बूंद पानी डाल दीजिए तो वो चारों तरफ बूंद के रूप में घूमता रहेगा, उस वक्त फैलेगा नहीं एक जगह वो उसमें। इसलिए कि कमल जो है जल में रहकर भी उससे निर्लिप्त रहता है। तो भोला पासवान शास्त्री भी एक ऐसे शख्सियत थे कि उस काले की कोठरी में रह करके, काले की कोठरी मतलब कि मुख्यमंत्री पद का पर होना और उसके पास लोगों का प्रेशर नहीं हो। आज का मुख्यमंत्री होता है कि मेरा ये काम कर दीजिए जरा, तो ठीक है कर लीजिए, वो काम कर दिए जरा, मतलब कि हर आदमी के स्वार्थ की पूर्ति करना। उन्होंने कहा कि नहीं, हम खुद ही निस्वार्थ हो जाते हैं, हम निस्वार्थ हो जाएंगे तो फिर हमारे पास स्वार्थी लोग आएगा ही नहीं, है ना। तो वो कमल की पत्ते की तरह और निर्लिप्त रहे जल में रह करके भी, कभी भी उसमें जल उस पर सटता नहीं था। तो इस तरह के चरित्र था, उनका व्यक्तित्व था और उनका जीवन दर्शन था कि समाज के लिए जीना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को अगर हम आज के डेट में याद नहीं करते हैं तो हम से बड़ा स्वार्थी कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो हम आज उस शख्सियत को नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप तमाम लोगों का मैं फिर से नमन बंदन करता हूं कि आप लोग आए और हमारे इस दिव्य पुरुष का आपने अभिनंदन बंदन किया और याद किया। इस सब के लिए आप लोगों का धन्यवाद।